या सभी को मैं शालिनी के भी टीचर आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज से हमारे यहाँ पे केवी में 40 दिन का ब्रेक स्टार्ट है। बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अब मैं अभी तक तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। अभी मैं सुबह वीडियो इसलिए अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मेरे सेकंड शिफ्ट का स्कूल है। मेरा जो टाइमिंग है वो 11:50 से लेकर के शाम के 6 बजे तक का है, तो मुझे सुबह थोड़ी वीडियो अपलोड करने का टाइम मिल जाता है, अदरवाइज रात को मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन अब 40 दिन का ब्रेक स्टार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। प्लीज आप लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, 46 क्वेश्चन आपका है। अभी हमारा जो रवि कुलरिया की जो बुक है प्राचीन भारत वो चल रही है। 45 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 46 से हमारे स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके मतलब बहुत बड़ी बड़ी वीडियो मेरी नहीं होती है, ना फालतू की बकवास होती है, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। आपने भले कितनी प्रैक्टिस की भी हो, बट अगर एक बार हम एमसीक्यू देखते रहते हैं तो उससे हमें अपना लेवल पता चलता रहता है और रिविजन होता रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 46, अशोक के मानसेरा व साबाजगढ़ी अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो जो उसके अभिलेख में मानसेरा और साबाजगढ़ी से मिले हैं उनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, जिसका मैक्स मुलर सहित कई अन्य विद्वानों ने अनुवाद किया? तो ऋग्वेद का जो सबसे प्रसिद्ध भाष्य था वो किसने लिखा था? भाई आपका सायन ने लिखा था। ठीक है, और इसी का मैक्स मुलर सहित कई लोगों ने अनुवाद किया है। और स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। जो स ऑप्शन है ये सबसे प्राचीनतम भाष्यकार है। कौन सी रचना प्राकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण मानी जाती है? तो प्राकृत भाषा की पूछा है, तो प्राकृत भाषा की कौन सी है? प्राकृत प्रकाश। अगर आपसे पूछ लिया था संस्कृत भाषा की, तो शायद संस्कृत भाषा की कौन सी हो जाती? अष्टधाई। आपसे पूछ लिया था तमिल व्याकरण, सबसे प्राचीनतम तमिल व्याकरण उपलब्ध है, तो वो कौन सी हो जाती? तोलकाप्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी स्मृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? स्मृति, स्मृति का मतलब होता है कोई चीज आपका सुनाव। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं भैया? आपके वेद। ठीक है, स्मृति को आपने सॉरी वेद को आपने स्मृति की श्रेणी में रखा है। ठीक है, जबकि जो आपके वेदांग है, पुराण है और एपिक्स मतलब महाभारत या रामायण, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ये सब स्मृति साहित्य की श्रेणी में रखे जाते हैं, है ना। यानी कि जिनको आप वो करें, जिनको आप सुने ना, बल्कि आपने वैसे इनको लिखा हुआ आपने पढ़ा है। ठीक है, शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो शौनक और पेपलाद किसकी है? अथर्ववेद की। तो ऐसे याद रख लेना, अथर्व कोई लड़का है, तो अथर्व जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है? बहुत ही शौकीन सा है और वो पीपल के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, रामायण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो रामायण के बारे में कौन से कथन सत्य है भाई? रामायण 7 कांडों में विभाजित है। इसमें प्रथम बालकांड फिर अंतिम उत्तरकांड संभवतः बाद में जोड़ा गया है। तो रामायण में एक तो 7 कांड है, ये वाली बात हमें सबको पता है। साथ के साथ इसमें प्रथम तो बालकांड है और लास्ट वाला उत्तरकांड है। विमल सूरी द्वारा प्राकृत में रचित पौमचर्य रामायण का बोध संस्करण है। तो ये रामायण का बोध संस्करण ना होकर के जैन संस्करण है। ठीक है, और कंबन द्वारा 12वीं सदी में इरामावतारम नाम से तमिल में रामायण की रचना की गई। तो तमिल में रामायण की रचना किसने करी थी? कंबन ने की थी और इराम अवतरम के नाम से की थी। ठीक है, और देखिएगा जो पोम चरी हुए इसमें देखो व्याख्या में भी दे रखा है वैसे तो ये, कि इसमें ये बताया गया है कि जो रावण है उसका वध लक्ष्मण ने किया था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रिपिटकों के पाली, चीन और तिब्बती संस्करणों में से पाली संस्करण सबसे पुराना है। ये बात सही है। त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक है, ये बात सही है। त्रिपिटकों को पुनः उपखंड में बांटा गया है जिन्हें धम्पद कहा गया है। भाई उन्हें धम्पद ना कहा करके उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें निकाय कहा गया है। तो जो त्रिपिटकों को फिर से हमने डिवाइड किया था तो उन्हें निकाय कहा जाता है। सुत पिटक में 5 निकाय हैं, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और फुत्तर। ये बात भी सही है। जातक कथाएं, धम्पद, थेर गाथा, थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित हैं? तो ये किससे बिल्कुल पढ़ा है? अच्छा बनी, ये हमारे खुदक निकाय से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं जो होती हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मानी जाती हैं। ये खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं के जो गीत है वो थेर गाथा, जो बौद्ध भिक्षुओं ने गाए हैं वो थेर गाथा, जो बौद्ध भिक्षुओं ने गाए हैं उन्हें थेरी गाथा, और जो नैतिक उपदेशों का जो संकलन है उसे हम धम्पद कहते हैं। ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का श्रीलंकाई शासक जिसके काल में पाली त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया है। तो पहली शताब्दी का श्रीलंका का कौन सा शासक था भाई? बदगामिनी था। बदगामिनी के राज्य में धर्म रक्षित गया था और फिर उसने क्या किया था? त्रिपिटकों को लिपिबद्ध कराया था। महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सर्जन के लिए किस भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा?
तो महायान मत का तो उदय हुआ, उनके साथ साथ जो फिर बौद्ध रचनाएं थी ना, उन्हें किस भाषा में लिखा जाने लगा, उन्हें संस्कृत में लिखा जाने लगा। पहली दूसरी शताब्दी में अशुघोष ने बुद्धचरित, द्वितीय शताब्दी की अवदान शतक, चतुर्थ शताब्दी की दिव्य वदान, पहली शताब्दी की अष्टशैत्रक और प्रज्ञा पारमिता, सदर्म पुंडरिक, ये सब संस्कृत में ही है। इसके अलावा महायान विचारकों में नागार्जुन, वसुबत, असंग, आर्यदेव, दृग्नाथ और बधुपालित की रचनाएं भी संस्कृत में ही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 2 से 7 मंडल के मंत्र अग्नि की स्तुति से शुरू होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही कथन ऋग्वेद के बारे में सत्य है। देखो इसमें एक बात बताई गई है, दूसरे मंडल में इंद्र, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि 7वें मंडल में अग्नि, अच्छा तीसरे मंडल में विष्णु और अग्नि है, और 7वें मंडल में पोषण की स्थिति दी गई है। 8वें मंडल में बालखिल्य के 11 सूत्र मिलते हैं, और 9वां मंडल सोमदेवता को समर्पित है। 57, शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी कहा जाता है, ये वाली बात सही है। और शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय ईशो उपनिषद है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। वात्स्ययन के पुत्र याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा थे, यह चंपू शैली में लिखा गया है। सामवेद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, मूल कहा जाता है, सही है। इसके मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको उद्गाता कहते हैं, सही है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास को माना जाता है, ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना गया है, ठीक है। वर्तमान में सामवेद की प्रथम शाखा ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये बात सही है, ठीक है। अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है, सही बात है। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है, ये वाली बात भी सही है। इसके प्रथम दृष्टा अंगिरस ऋषि व द्वितीय दृष्टा अथर्वा थे, ये गलत है, क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा थे अथर्वा और द्वितीय दृष्टा इसके अंगिरस थे, और इसीलिए इसे अथर्व वेद कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा अथर्वा थे। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत होगा। देखिएगा, हाँ यही सेम है, प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि थे, द्वितीय अंगिरस थे। चलिए, भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है, तो जो प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें हमने आहट सिक्के कहा है, ठीक है। और ये जो आहट सिक्के होते थे, इन पर आकृतियां तो थी, पर इन पर लेख व चित्र नहीं थे, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आहट सिक्के थे, क्या उन पे कौन सा लेख खुदा हुआ था, तो या फिर उनपे कौन कौन से चित्र बने हुए थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, लेख तो इसमें खुदा हुआ ही नहीं था, लेकिन उनमें चित्र बने हुए थे। जैसे आपका इन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें हाथी, मछली, ये सब के चित्र बने हुए थे। राजमहल तथा नगर के बीच बनी सभा भवन आज भी यथावत है। इन सभी को देवदूतों ने बनाया था, जिन्होंने पत्थरों के ढेर एकत्रित किए, दीवारें और द्वार बनाए। पत्थरों पर तो इतनी आश्चर्यजनक खुदाई और पच्चीकारी है कि ऐसी रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मौर्य राजप्रसाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? फायान ने कहा था, मौर्य के समय में। और इसके अलावा वह अशोक द्वारा बनवाए गए 6 स्तंभों का भी उल्लेख करता है। प्राचीन चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो प्राचीन चीनी यात्री भारत का उल्लेख जिंतू नाम से करते थे। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, इसने फो क्योंकि नाम का यात्रा वृत्तांत लिखा। सुंगजुन 518 में आया, ये भी चीनी यात्री था। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, उसने सीयू के नाम से बुक लिखी थी। इससे 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसके अलावा चोल वंश की जानकारी देने वाला चाउ जुकुआ और हर्ष के पूर्वी अभियान की सूचना देने वाला मा त्वालिन जैसे चीनी यात्री भारत आए, और इन सबने भारत को किस नाम से कहा? यिनहू के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो तो बहुत आसान है, समुद्रगुप्त। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ब्यौरा उपलब्ध करवाने वाली कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है। जैन ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रचना का विवरण सही नहीं है? अच्छा चलिए, ये वीडियो तो केवल इतनी ही है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे पास भी इतना टाइम है। चलिए, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।